इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी। ये इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने 13 मार्च को चुनाव आयोग को दी थी। एसबीआई ने बंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 2 पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल्स थी। इसमें से एक फाइल्स में बॉन्ड खरीदने वालों की और दूसरी फाइल में इन बॉन्ड्स को कैश कराने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की जानकारी थी। अब जब ये डेटा पब्लिक हो गया है तो ये पता चल गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा था। आपको बता दूं कि दरअसल एसबीआई ने अभी बॉन्ड्स के खरीदार और उन्हें कैश कराने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल अलग-अलग दी है। आपस में मैचिंग नहीं होने की वजह से ये साफ नहीं है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या कोई भी इन दोनों डेटा को लिंक कर सकता है, बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने कैश करवाया होगा, वगैरह वगैरह। आइए एक एक करके इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने जो डेटा दिया है वो 2 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में है। पहले डॉक्यूमेंट में खरीदार का नाम है और बॉन्ड खरीदने की तारीख है, साथ ही बॉन्ड का डिनोमिनेशन है, यानी बॉन्ड की कीमत क्या थी। दूसरी फाइल में बॉन्ड को कैश कराने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है, साथ ही इसमें बॉन्ड की रकम और कैश कराने की तारीख है। अब ये दोनों डेटा अलग अलग है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कोई भी इन दोनों डेटा को लिंक कर सकता है। तो देखिए, एसबीआई अगर ये दोनों डेटा का लिंक दे भी दे तो काम आसान हो जाता है। ये कंफर्म हो जाता है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को किस तारीख को कितना चंदा दिया है। अब इसे लिंक करने का एक ही तरीका है। इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग फेज में बिका है, यानी एसबीआई इसकी बिक्री के लिए बकायदा तारीख जारी करती है कि इस तारीख से इस तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड बिकेंगे। इसके साथ ही बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर इन्हें इन कैश भी करवाना होता है। मतलब अगर 1 अप्रैल को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है तो 15 अप्रैल के अंदर ही डोनेशन लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी को इसे इन कैश कराना होगा, नहीं तो ये इनवैलिड हो जाएगा और इसका पैसा उस पार्टी को ना मिलकर पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। ये 15 दिन का रियल टाइम है और इस समय के अंदर ही बॉन्ड को खरीदने से लेकर इन कैश कराने का पूरा काम होता है। अब डेट के बेसिस पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वक्त किस पार्टी को कितना चंदा मिला होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले फेज में अगर 1 लाख के 5 बॉन्ड 15 दिनों के अंदर खरीदे और इन कैश कराए गए हैं तो 1 लाख के बॉन्ड इस फेज में खरीदने वाले कौन लोग हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस रकम के बॉन्ड इन कैश कराए, इसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि बॉन्ड का जो तय अमाउंट है वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के ही होंगे, क्योंकि इसी डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड बिकते हैं, इसलिए पता लगाना और आसान हो जाएगा। हाँ, इस पर कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि 1000 डिनोमिनेशन का बॉन्ड अलग अलग लोगों ने खरीदा हो और फिर अलग अलग लोगों ने इसे कैश भी कराया हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में तारीखों के हिसाब से हम थोड़ा बहुत खुद ही डेटा का एनालाइज करके मैच कर सकते हैं। इसमें 15 दिन के टाइम पीरियड में बिके हुए बॉन्ड और इनके इन कैश पर फोकस करना होगा। देखना यह होगा कि 15 दिन के अंदर किस किस अमाउंट के कितने बॉन्ड बिके थे और इसी 15 दिन में किन पॉलिटिकल पार्टीज ने किस रकम का बॉन्ड इन कैश कराया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई चल रही थी तब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने दोनों डेटा जो थे वो मिलाकर नहीं रखा है, इसका मिलान करने के लिए उन्हें समय चाहिए। तो यहाँ आमजन के मन में ये डाउट आया कि आखिर ये बात कितनी सही है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि बॉन्ड पर दिए सिक्योरिटी नंबर्स की जरूरत इसलिए है ताकि वो ऑडिट ट्रेल कर सके। ऑडिटिंग का मकसद यही है कि ट्रांजैक्शन में कहीं कोई गलती ना रह जाए। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले सभी ट्रांजैक्शन का मिलान किया जाता है। ऐसे में एसबीआई ये डेटा कंपाइल तो करता ही होगा कि कितने का बॉन्ड बिका है, कहाँ बिका है, किसने खरीदा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें डेटा का मिलान करना है, यानी उन्होंने ऑडिटिंग नहीं की है, जो कि ये सच नहीं हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि एक्सप्लेन एक्स की फाउंडर पूनम अग्रवाल का कहना है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बड़ी स्कीम की अगर ऑडिटिंग नहीं हुई है तो ये बात मान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एसबीआई ने कई आरटीआई के जवाब में डेटा भी दिया है। अब उनके पास ये डेटा कहां से आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ऑडिटिंग हो रही है। अगर एसबीआई कह रहा है कि अभी वे ऑडिटिंग कर रहे हैं और फिर भी ऑडिटिंग नहीं हो रही, तो आखिर क्यों नहीं हो रही है?
सबसे अहम बात कि बिना ऑडिटिंग के वो आरटीआई को डेटा कैसे दे सकते हैं। एसबीआई कहीं ना कहीं तो आंकड़ों का मिलान कर रहा है, तभी तो वो चुनाव आयोग से लेकर आरटीआई तक हर जगह बॉन्ड की जो जानकारी है वो दे रहे हैं। बॉन्ड का यूनिक नंबर भी बहुत अहम पॉइंट है। ये सीरियल नंबर कहीं तो फीड किए जा रहे हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी ने 1000 का बॉन्ड खरीदा तो उसके केवाईसी के साथ वो नंबर भी लिखकर दिया गया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे इनकैश कराने बैंक जाएगी तो सबसे पहले बॉन्ड नंबर ही चेक किया जाएगा, ताकि पता किया जा सके कि बॉन्ड सही है या नहीं। नंबर चेक करेंगे तो फिर उसे कहीं ना कहीं नोट भी करेंगे, ताकि पता चल सके कि इस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेकर आया है या किस पार्टी ने इसे इनकैश कराया है। तो अब आता है सबसे अहम सवाल, और वो ये कि क्या आने वाले दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को लेकर क्लियरिटी आएगी, क्योंकि डेटा तो अधूरा है और पूरा करने के लिए इस पर काम एसबीआई को ही करना होगा। ऐसे में पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए कि ये डेटा अधूरा है। तब शायद सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को कह सकता है कि आप समय लीजिए और वो डेटा आप चुनाव आयोग को दीजिए। ये अलग बात है कि इस काम में 2 से 3 महीने लग जाएं, लेकिन इस पर आगे काम होना चाहिए। आखिर हम भी तो ये जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। इस डेटा से अगर हम यही नहीं जान पा रहे हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए एसबीआई से वो कंपाइल डेटा मिलना जरूरी है। अब ये पूरा डेटा कितना जल्दी और कितना सही मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।